नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुणा सिंघवी और आज हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का नेक्स्ट टॉपिक मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के जो टाइम पीरियड हैं वो है 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक, उससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। इस तरह से ये 3-4 पार्ट में आएगा। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी की जो स्रोत है उसमें सबसे बड़ा जानकारी का स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिसके 15 भाग हैं, भाग या अधिकरण 15 हैं, 180 उसके प्रकरण हैं और 6000 उसके अंतर्गत श्लोक हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र हैं वो संस्कृत में रचित हैं। ठीक है, डॉक्टर श्याम शास्त्री ने 1909 में इस बुक का प्रकाशन किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी तो मिलती है, लेकिन मौर्य साम्राज्य के किसी भी शासक का उसके अंतर्गत उल्लेख नहीं है और ना ही पाटलिपुत्र का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग भारत में दास प्रथा प्रचलित थी उस समय। जहाज रानी के ऊपर पर भी बातचीत की गई है, यानी जहाज रानी का व्यापार भी प्रचलित था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जो एक नाम से तो ऐसा लगता है अर्थशास्त्र के ऊपर लिखी गई पुस्तक होगी, ऐसा गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक राजनीति विज्ञान से संबंधित बुक हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत गुप्तचर के बारे में भी उल्लेख किया गया है। गुप्तचर के लिए महामात्य परसप या गूढ़ पुरुष शब्द का उल्लेख किया गया है। गुप्तचर के लिए 2 प्रकार की संस्था और संचार, 2 प्रकार की गुप्तचर की व्यवस्था की गई है। संस्था जो एक जगह पर रहकर गुप्तचरी का कार्य करता था और संचार जो घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करता था। और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत राजा को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे मौर्य काल में तीर्थ कहा जाता था और ये तीर्थ कितने होते थे? 18। और विभाग भी अलग अलग कार्य के लिए विभाग होते थे, उन विभागों के अध्यक्ष भी होते थे, तो अध्यक्ष कितने होते थे? 26। इन सब का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालय दीवानी मामलों की सुनवाई करता था और कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी मामलों की सुनवाई करता था। तो 2 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है, यानी किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए 7 राज्य के लिए 7 बातों के या 7 अंगों के होना अत्यंत आवश्यक है। और ये 7 अंग कौन कौन से? तो राजा, अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री या पुरोहित, राजा, अमात्य, जनपद और दुर्ग, सेना, कोश, मित्र। इसको याद करने का ट्रिक है, राजा और अमात्य याद रख लीजिए, दोनों साथ साथ होते हैं, राजा और उसका मंत्री यानी राजा और अमात्य। जनपद और दुर्ग साथ साथ होते हैं, जनपद में जनता रहेगी और दुर्ग में राजा रहेगा, तो जनपद और दुर्ग। ठीक है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग। और सेना, कोश, मित्र। सेना को मित्र चाहिए, तो और मित्र कैसा? धन रूपी मित्र यानी कोश, पैसा, वित्त होगा तो ही सेना रहेगी, उसका खाना पीना, अस्त्र शस्त्र सारा। तो सेना को मित्र, सेना कोश मित्र, सेना को मित्र, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, सेना को मित्र। इस तरह से ये सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अलावा दूसरा सबसे बड़ा मौर्य साम्राज्य को जानने का स्रोत है वो है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज कौन था? आप सबको पता है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये भारत आया था। तो देखिए ये बुक है जो मूल रूप में तो अवेलेबल नहीं थी, इसको इंग्लिश में मैक्रिंडल ने 1891 में 1891 में इंग्लैंड का व्यक्ति जिसने अंग्रेजी में इंडिका का अनुवाद किया था वो अभी अवेलेबल है। तो मेगास्थनीज इंडिका के अकॉर्डिंग भारत में उस समय दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। कौटिल्य कहता है दास प्रथा प्रचलित थी, मेगास्थनीज कहता है दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो हमें मेगास्थनीज के हिसाब से ध्यान रखना, कौटिल्य का भी ध्यान रखना, मेगास्थनीज का भी ध्यान रखना है कि दोनों ने क्या क्या कहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है कि क्या मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग क्या है और कौटिल्य के अकॉर्डिंग क्या है। तो देखिए मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग दास प्रथा प्रचलित नहीं थी और भारत में बार बार अकाल पढ़ते थे, जबकि मेगास्थनीज कहता है कि भारत में बार बार अकाल नहीं पढ़ते थे, अकाल का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया है। इसके अलावा मेगास्थनीज की इंडिका में लिखा गया है कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इसके अलावा देखिए नगर प्रशासन का उल्लेख किया है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की इंडिका में लिखा गया है कि जो नगर प्रशासन है वो 6 समितियों के द्वारा किया जाता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, यानी टोटल 30 सदस्य होते थे। 6 समितियाँ और प्रत्येक में 5 सदस्य। और सैन्य प्रशासन उसमें भी ऐसे ही सेम टू सेम की 6 समितियाँ होती थी और प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, तो टोटल 30 सदस्य होते थे। और जो भू राजस्व है वो 1/4
होता था, लेते थे। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका और तीसरा जानकारी का स्रोत है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में है। जूनागढ़ कहाँ आया हुआ है? गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में हमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन उसका पुनरुद्धार है वो अशोक ने, रुद्रदामन ने और गुप्त साम्राज्य का गुप्त शासक का स्कंदगुप्त ने उसने समय समय पर जब वो जीर्ण शीर्ण की अवस्था में हो गई सुदर्शन झील तो उसका पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, उसके अलावा देखिए जानकारी के और स्रोत में, अन्य स्रोत में विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस जो भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ था, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, सोमदेव का कथा सरित सागर और सिंहली अनुश्रुति यानी बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश। उसके अलावा उसके द्वारा भी हमें क्या होता है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इन सब के अलावा हमें अशोक के शिलालेख, उनसे भी मौर्य साम्राज्य, उसके प्रशासन, अशोक की व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेखों में देखिए शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख ये सभी आते हैं। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों में शिलालेख हैं। शिलालेख में 8 व्रत शिलालेख है और 5 लघु शिलालेख हैं। 8 व्रत शिलालेख हैं वो देखिए शाहबाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान में है। शाहबाजगढ़ी मानसेरा जो पाकिस्तान में है, धौली और जौगढ़ उड़ीसा में है, कालसी उत्तराखंड में है, यूके यानी उत्तराखंड में, सोपारा महाराष्ट्र में है, गिरनार गुजरात में है, एरागुडी आंध्र प्रदेश में है। 8 कौन कौन से है देखिए? शाहबाजगढ़ी मानसेरा, धौली जौगढ़, कालसी, सोपारा, गिरनार और एरागुडी। दो को ऐसे याद कर लीजिए। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान में, धौली और जौगढ़ उड़ीसा में, कालसी उत्तराखंड में, सोपारा महाराष्ट्र में, गिरनार और एरागुडी, गिरनार गुजरात में, एरागुडी आंध्र प्रदेश में। ये व्रत 8 शिलालेख है। इनमें हमें राज्य की 14 आज्ञाओं के बारे में जानकारी मिलती है और अशोक के प्रशासन की भी इसमें बातें लिखी हुई है, उसका भी उल्लेख है। 5 लघु शिलालेख है। मास्की गुर्जरा, नेतुर, उदेगुल्लम और बाबरू। मास्की गुर्जरा, नेतुर, उदेगोलम और बाबरू। मास्की शिलालेख है वो एमपी में है। गुर्जरा भी गुर्जरा, नेतुर, उदेगोलम। मास्की शिलालेख जो लघु शिलालेख है वो एमपी में है। गुर्जरा, नेतुर, उदेगोलम कर्नाटक में है और बाबरू बैराटनगर जयपुर राजस्थान में है। इन 5 शिलालेखों से हमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। और जो बाबरू का शिलालेख है विराटनगर राजस्थान में, उसमें हमें त्रिरत्न जो है बौद्ध धम्म संघ, उसके अंतर्गत अशोक का जो विश्वास रखता था अशोक 3 रत्नों में, उसके बारे में जानकारी मिलती है। स्तंभलेख है। स्तंभलेख 8 है। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग। जो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ तो दिल्ली में है, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा बिहार में है, प्रयाग है वो यूपी इलाहाबाद में है। तो स्तंभलेख में व्रत स्तंभलेख 6 हैं। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, प्रयाग यूपी इलाहाबाद। और लघु स्तंभलेख है सांची जो एमपी में है, सारनाथ जो यूपी में है। और गुहालेख यानी गुफाओं के ऊपर भित्ति चित्रों के द्वारा या भित्ति के ऊपर लिखे गए लेख हो, उसके बारे में भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो गुहालेख है वो बिहार के बारबर की पहाड़ियों पे हैं, बराबर की पहाड़ियाँ या बारबर की पहाड़ियों में, जहाँ पर 3 गुफाएं मिली है, सुदामा, कर्ण चौपार और विश्व झोपड़ी। ठीक है, विश्व झोपड़ी का जो निर्माण है वो आजीवक, इन तीनों ही गुफाओं का निर्माण है वो आजीवक संप्रदाय के लिए करवाया गया था। और इसके अलावा अन्य स्तंभलेख में देखिए कौशाम्बी का स्तंभलेख है जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, जो अशोक की पत्नी थी कारुवांकी, उसने दान दिया था, उसके द्वारा बनवाया गया था। और रुम्नदेही का स्तंभलेख है जो एक आर्थिक अभिलेख है। रुम्नदेही का स्तंभ अभिलेख जो नेपाल की तराई में स्थित है वो एक आर्थिक अभिलेख है। उसके अंतर्गत अशोक ने क्या किया कि अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की जो यात्रा की थी और बल्ली कर था उसे समाप्त कर दिया गया और भू राजस्व की राशि को 1/8 कर दिया। इस सब का उल्लेख मिलता है उसके अंतर्गत, बाकी सब में आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख नहीं है, इस अभिलेख में है। तो इसको ध्यान रखना, रुम्नदेही का जो स्तंभ अभिलेख है वो एक आर्थिक अभिलेख है। ठीक है, अब देखिए अशोक के जो ये सारे ही अभिलेख हैं उन सब की भाषा कैसी थी? तो प्राकृत भाषा थी, भाषा प्राकृत थी और लिपि अलग अलग थी। लिपि में ब्राह्मणी, खरोष्टी, आरामिक और ग्रीक सारी लिपि में उल्लेखित हैं, लेकिन भाषा एक ही थी, वो थी प्राकृत। जो शेर ए कुना अफगानिस्तान का जो अभिलेख मिला है वो ग्रीक और अरेमाइक यानी द्विभाषिक लिपि या द्विलिपि या द्विभाषिक अभिलेख था शेर ए कुना अफगानिस्तान वाला। और शहबाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान में जो मिला वो खरोष्टी लिपि में लिखित था। ठीक है, और बाकी के जो सारे अभिलेख हैं वो सब ब्राह्मणी लिपि में थे। तो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान वाला खरोष्टी लिपि में था
और सेरेकुन अफगानिस्तान वाला द्विलिपीय था, यानी ग्रीक और अरामिक, और बाकी के सारे ही अभिलेख हैं वो ब्राह्मणी लिपि में थे। और अशोक को ये अभिलेख लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो ईरानी राजा दारा प्रथम से ये अशोक को प्रेरणा मिली। और सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख है वो टिन फैंतलर ने 1750 ईस्वी में खोजा था। तो अशोक के सबसे पहले जो अभिलेख थे उसको 1750 ईस्वी में टिन फैंतलर ने खोजा था। और सबसे पहले कौन सा अभिलेख खोजा, तो दिल्ली मेरठ वाला। और सबसे पहले पढ़ा किसने था, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की अभिलेखों को पढ़ा था। और सबसे पहले कौन सा अभिलेख पढ़ा गया, तो दिल्ली टोपरा वाला, दिल्ली मेरठ वाला सबसे पहले खोजा गया और दिल्ली टोपरा वाला सबसे पहले पढ़ा गया। ठीक है, इस तरह से हमारे ये मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कंप्लीट होते हैं। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में उसकी राजनीतिक, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक को पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़, फॉलो प्लीज़। थैंक यू।